हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारी ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज की ये हमारी वीडियो है और आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लिया होगा, और किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर वीडियोस बनाई हैं। तो वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी को आपको देखनी है। ये सभी वीडियोस उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी हैं जो लोग इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी हुआ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, या फिर हमारे जीआईसी और एलटी ग्रेड हुए। ठीक है, इन सभी में जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन आता है तो उनके लिए लिटरेचर वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, और ग्रामर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि ग्रामर सभी जगह वो एक ही टाइप की आती है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, इज बाइडन प्रायर्स इन हार्डीज मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज अ। देखिए, बाइडन प्रायर्स एक पर्टिकुलर एरिया का नाम है हार्डी के नोबल अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। वो क्या है? ऑप्शन है हेट्रसर, प्लेन फॉर्म टाउन, अ चर्च, अ क्वारलसम एडवर्सरी। तो बाइडन प्रायर्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और जैसा कि मैं अपनी लगभग हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ सुनना नहीं है वीडियो को, आपको क्या करना है, पेपर पेन लेकर बैठना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, और बाद में अपना इवैल्यूएशन खुद करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि आप मतलब आगे बढ़ पा रहे हो या नहीं, आपके कितने मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो और साथ में आप चाहो तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाइडन प्रायर क्या है? यस, बाइडन प्रायर क्या है? अ प्लेन फॉर्म टाउन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, इसमें क्या होता है, बेसिकली द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो वर्क है, ठीक है, थॉमस हार्डी का, इसमें एक यंग हेयर ट्रेसर है जिसका नाम क्या है, माइकल हेंचार्ड नाम का। ठीक है, इसका नाम होता है, मेन कैरेक्टर मान सकते हैं हेयर ट्रेसर। ठीक है, माइकल हेंचार्ड। और इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है सुजैन। ठीक है, और इनके बच्चे होते हैं, देयर बेबी डॉटर जेन और साइलेंट वॉक। ठीक है, इनकी डॉटर होती है जिसका नाम है जेन। ठीक है, तो ये साइलेंटली वॉक अलोंग अ रोड in the English countryside toward a large place called Baden Prior. It is a plain farm town. Okay, next question second is last line of Hardy's novel The Mayor of Casterbridge is। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी पहले वाले से कनेक्टेड है। वैसे तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो वर्क है हार्डी का, बहुत ही फेमस वर्क है बेसिकली, और इसकी लास्ट लाइन पूछी गई है। क्या है लास्ट लाइन? ऑप्शन ए है मैनकाइंड माइंड सम night to be innocently sleeping when these quiet objects were raising loud. B है character is fate. Next है happiness was but the occasional episode in a general drama of pain. To this I put my name. तो इसकी लास्ट लाइन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की अगर लास्ट लाइन पूछ ली जाए तो वो है हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन विच ईयर वाज द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड एस्टैब्लिश्ड। तो आपको बताना है प्री रैफलाइट ब्रदरहुड कब एस्टैब्लिश हुआ। ऑप्शंस हैं 1845, 1846, 1848, 1849. What is the correct answer?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। बेसिकली ये क्या है? ये एक ग्रुप है इंग्लिश पेंटर्स, पोएट एंड आर्ट क्रिटिक्स का, ठीक है। और ये फाउंडेड होता है 1848 में, ठीक है। इसे कहा गया प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, ठीक है। और इसे फाउंड किसने किया? मतलब बेसिकली इनके जो ग्रुप था इनका, राइटर्स का, ठीक है, पोएट या फिर आर्ट क्रिटिक्स का, इसे नाम किसने दिया था? ये प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, ये नाम दिया था विलियम हॉलमैन हंट ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये किसने दिया था। बेसिकली प्री रैफलाइट ब्रदरहुड नेम ये दिया था विलियम हॉलमैन हंट ने, ठीक है। और कौन से ईयर में? 1848 में, ठीक है। ये पब्लिक एस्टैब्लिश्ड होता है, ओके। जॉन एबरलेट मैलिस एंड डीजी रॉसेटी, ठीक है। दो और भी हैं इनके साथ में जिनका नाम है जॉन एबरेट मेलिस एंड डीजी रॉसेटी। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए सोहराब एंड रुस्तम का ऑथर कौन है? ऑप्शन है आर.एन. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथ्यू आर्नोल्ड, राजा रॉय यानी कि राजा राम मोहन रॉय एंड अरविंद अडिगा। हु इज द राइटर सोहराब एंड रुस्तम? और बेसिकली ये पोएम किसने लिखी है? ये लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज पब्लिश्ड इन 1853। और इसका जॉनर अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, किस फॉर्म में लिखी गई है? ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, ये भी ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ओके। और होमरिक वेन में है, ठीक है। इट इज इन होमरिक वेन, ये भी ध्यान रखना है, होमरिक वेन। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम फरदियास शाहनामा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, बेसिकली इसकी जो स्टोरी है ना वो ली गई है फिरदौसी के शाहनामा से। इसका रिसोर्स भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है इसका सोर्स क्या है, तो वो है फिरदौसीज, यह लिख देते हैं शाहनामा, ठीक है। इससे ये इंस्पायर्ड है या इसी से इसकी स्टोरी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन मेमोरियम टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज द इजीएस्ट वन। तो टेनिसन किसकी याद में या किसके लिए मौन करते हुए इन मेमोरियम लिखते हैं? ऑप्शन है जॉन कीट्स, हग क्लफ, लॉर्ड बायरन, आर्थर हेलम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, वेरी इजी क्वेश्चन, आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। इसमें एक एच और आता है, AHH है ये, AHH यानी कि आर्थर हेनरी हेलम, ओके। इट टेक 17 ईयर टू कंप्लीट इट। और इसे पूरा करने में, इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में लगभग 17 साल का टाइम लगा, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड इन 1894. It is about Arthur Henry Hallam, who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833. Moving to the next question. Question number 6 is, देखिए I hope ये visible होगा आपको. What does Tennyson in these lines achieve? आपको बताना है, नीचे जो लाइन दी गई हैं टेनिसन क्या अचीव कर रहे हैं इसमें। लाइन्स हैं, It may be that the girls will wash up down. It may be we shall touch the happy isle and see the great Achilles who we knew. तो इसमें क्या अचीवमेंट है? ऑप्शन ए है अनलाइक होमर टेनिसन मेक्स हिज स्पीकर अज्यूम दैट he shall meet Achilles in Troy. नेक्स्ट है अनलाइक होमर
Tennyson is making the quest of Ulysses for new land mythical as Elysium. Next, unlike Homer, Tennyson keeps the follower of Ulysses alive in Ithaca, and so he quest, and none of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? यस, देखिए, इन दीज लाइन टेनिसन अचीव, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। Tennyson achieved, they might sink down and up on the happy island of the blessed in Greek mythology. Okay, Elysium located beyond the western horizon, where they will meet Achilles, greatest of Greek warrior, killer of Hector at Troy, and lead figure in Homer's Iliad. Okay, next question number 7 is, who succeeded Wordsworth as the poet laureate 1850? बताइए, बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ का सक्सेसर बताना है, कौन था एज अ पोएट लॉरेट 1850 के बाद। तो बताइए, ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड, लॉर्ड टेनिसन, कार्डिनल न्यूमैन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरेट बनता है? बेसिकली ये बनते हैं टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड विलियम वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850. टेनिसन वाज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, पोएट्री इज simply the most delightful and perfect form of utterance the human words can reach. किसने लाइन दी है ये? ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, एडगर एलन बॉय, ले हंट, मैथ्यू आर्नोल्ड। हु गेव दिस लाइन? पोएट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। हु सेड दिस? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, एडगर एलन बॉय, ले हंट, मैथ्यू आर्नोल्ड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए, अगर इस लाइन की बात करी जाए तो ये लाइन किसने दी है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज एन इंग्लिश पोएट and cultural critic. Okay, he was given the definition of poetry. उन्होंने ये poetry की definition दी है as poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human word can reach. He has also said about poetry, it is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Okay, now moving to the next question. Question number 9. Yes, the touchstone method of literary criticism has been propounded by. तो बताइए, टचस्टोन मेथड जो था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो किसने प्रोपाउंड किया, मतलब किसने स्टैब्लिश किया? ऑप्शन टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, ए.सी. ब्रैडली, होमी भाभा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टचस्टोन मेथड of literary criticism has been propounded by. Yes, इसका भी राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टचस्टोन मेथड is a term coined by Matthew Arnold, the famous Victorian poet and critic. He introduced the term in his essay Study of Poetry to denote short but distinctive passages selected from the writing of great poet, which he used to determining the excellence of passages or poems which are compared to them. Okay, next question 10. Shelley's Cinci is a or an play, lyric
ओड या एलेजी? बताइए। शैली का जो वर्क है चिंची वो क्या है? प्ले है, लिरिक है, ओड है, लेजी है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, चिंची जो वर्क है ना, जस्ट अ मिनट, ये जो वर्क है ये एक वर्स ट्रेजेडी है, ये आपको पता होना चाहिए, वर्स ट्रेजेडी। अब ऑप्शन में तो ट्रेजेडी दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे? प्ले। ठीक है। और ये बेसिकली इसके टोटल एक्ट कितने हैं? तो ये 5 एक्ट में पब्लिश हुई है। ठीक है, 5 एक्ट्स, और published in London 1819. Okay, first staged privately by the Shelley Society in 1886 and modeled after Shakespeare's tragedy. It is noted for its powerful characters, evocative language and moral ambiguous. ठीक है, it is based on the incident in Renaissance Rome. Moving to the next question. Question number 11. I fall upon the throne of life, I bleed. In which poem of Shelley does this line occur? Option A, Lament, The Cloud, or To the West Wind, To a Skylark? Yes. I fall upon the throne of life, I bleed. किस पोएम में है शैली की? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये हमें देखने को मिलता है ओड टू द वेस्ट विंड में। ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड जो शैली की बहुत ही फेमस पोएम है, और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1819 में, नियर फ्लोरेंस, इटली। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820 बाय चार्ल्स इन लंडन एज पार्ट ऑफ द कलेक्शन प्रॉमिसेस अनबाउंड। ओके, the line I fall upon the throne of life, I bleed appears in this poem. Now moving to the next question. Question number 12. Which of the following is mismatched? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा mismatched है। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लेनेंट। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क। तो देखिए, बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन है तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में होगा, ऊपर के दो क्लियरली पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के ही हैं, तो मिसमैच इनमें से दोनों में से एक है। क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है? टू द स्काईलार्क या टू आ स्काईलार्क? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जो मिसमैच है ना वो ऑप्शन नंबर डी है, टू दी स्काईलार्क रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, बट टू आ स्काईलार्क इज रिटन बाय शैली। ये भी आपको ध्यान रखना है, शैली। जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट अगेन, शैली। ठीक है, और कब लिखी थी? इन लेट जून 1820 and published accompanying his lyrical drama Prometheus Unbound by Charles and James Collier in London. Okay, next question 13 is, in which century did the Renaissance begin in Italy? बताइए, कौन सी सेंचुरी में रिनासा इटली में शुरुआत होती है? 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, रेनासा कब बिगिन होता है इटली में? 14th सेंचुरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेनासा इज द नेम, बेसिकली रेनासा कहते किसे हैं? नेम कॉमनली अप्लाइड टू द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फॉलोइंग द मिडिल एज। इट इज यूजुअली सेड टू हैव बिगन इन इटली in the late 14th century and to have continued both in Italy and other countries of Western Europe through the 15th and 16th century. Okay, next question number 14. Charles Dickens was the first editor of a newspaper which started in 1846. Which was it? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि चार्ल्स डिकेंस जो थे वो फर्स्ट एडिटर थे एक न्यूज़पेपर के,
और जो शुरू होता है 1846 में। विच वाज इट? बताइए। ऑप्शन है द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, डेली न्यूज, मॉर्निंग पोस्ट, डेली क्रॉनिकल। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डेली न्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द डेली न्यूज वाज अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर इन द यूनाइटेड किंगडम। द न्यूज वाज फाउंडेड इन 1846 by Charles Dickens when he was the first editor of this newspaper. Okay, next question 15. Which of the following statement is not correct about Charles Dickens? तो आपको बताना है इसमें से जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन है melodramatic element in chiefly noticeable in his early work Oliver Twist and Nicholas Nickleby. Next है the illustration of Harley Strauss appear in Little Dorrit. Next है the strength and weaknesses of Dickens' humor and pathos lie in the hypersensitive imagination. Next है the term Newgate novel is inspired by Dickens novel Newgate. तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के विषय में क्या करेक्ट नहीं है? यस, इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो है द टर्म न्यूगेट नॉवल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवल न्यूगेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अ मिनट। यस, वेट। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। द टर्म न्यूगेट नॉवल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवल न्यूगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज द कैरेक्टर फॉग अपीयर इन डिकेंस नॉवल। बताइए, फॉग नाम का कैरेक्टर डिकेंस के किस नॉवल में है? ऑप्शन है लाइबर अमोरिस, एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, रोजामंड ग्रे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है रोजामंड ग्रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रोजामंड ग्रे वाज पब्लिश्ड इन 1798 बाय ली एंड हर्स्ट अंडर द टाइटल अ टेक्स ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट बाय चार्ल्स लैम। ओके, नेक्स्ट। यस, which English composer of the early 20th century got inspired by the essay Dream Children by Charles Lamb and produced a musical for it? बताइए, कौन है वो इंग्लिश कंपोजर जो अर्ली 20th सेंचुरी में गॉट इंस्पायर्ड बाय द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, कि जो चार्ल्स लैम के एसे ड्रीम चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है एंड प्रोड्यूस अ म्यूजिकल फॉर इट, और इसके लिए म्यूजिकल प्रोड्यूस करता है? कौन है? माइकल कैनेडी, जोसेफ विलियम्स, सर एडवर्ड एडगर, जनरल गॉर्डन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सर एडवर्ड एल्गर। ठीक है, सर एडवर्ड एल्गर। ओके, ड्रीम चिल्ड्रन इज अ म्यूजिकल वर्क। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ 43 इज अ म्यूजिकल वर्क फॉर स्मॉल ऑर्केस्ट्रा बाय सर एडवर्ड एल्गर। ही वॉज an English composer of the early 20th century, got inspired by the essay Dream Children by Charles Lamb and produced a musical for it. Okay, next. Question number 18. The phrase
लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल। बताइए लीव्स डांसिंग किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है पैथेटिक फालेसी, हाइपरबोली, पन, कंसीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लीव्स डांसिंग, इसकी अगर फिगर स्पीच या फ्रेज की किसका एग्जाम्पल है ये पूछ लिया गया तो क्या है इसका ऑप्शन? इसका राइट आंसर है पैथेटिक फालेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फालेसी विच इज a literary device when the author attributes human emotion and trait to nature or inanimate objects. Example is smiling skies, angry storm। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? वो पैथेटिक फालेसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट अ मिनट, यस 19। The expression murderous innocence is an example। बताइए murderous innocence किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, जुगमा, कियासमस, पन। murderous innocence, सोचिए आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि दो अपोजिट वर्ड अगर एक साथ मिलकर आते हैं तो उसे ऑक्सीमोरन की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कीट सेज इन हिज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न दैट अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बिकॉज ही हैज टेस्टेड दैम बिफोर, दे कांट बी शेयर्ड, दे आर ऑब्लिवियस टू ऑल, they strike the chords of the spirit। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? यस, दे स्ट्राइक द कॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? आपको इसे शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन पर भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लेना है, जिससे कि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ग्रामर का भी, लिटरेचर का भी। सुबह के टाइम स्लॉट में मैं ग्रामर का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराती हूँ आपको, लगभग 10 बजे तक आप तक पहुँच जाएगा, और लिटरेचर का जो है मैं शाम को कराती हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, तो सॉरी, आपको दोनों ही वीडियोज़ को देखना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज शेयर योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।